India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट से टीवी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति को दी राहत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग को मिली अनुमति। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सड़क हादसे रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, बोला बिना ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। लेन ड्राइविंग से कम होंगे हादसे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा एक्शन प्लान। लॉ कॉलेज में कम अटेंडेंस पर परीक्षा से रोक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीसीआई से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि लॉ छात्रों की अटेंडेंस अनिवार्य है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल एप्पल को फोन ऐप पर तुरंत कार्रवाई के दिए आदेश, कहा पूरी पीढ़ी बर्बाद नहीं होने देंगे। 72 घंटे में फोन साइट को ब्लॉक करने का निर्देश। गूगल एप्पल से मांगा एक्शन रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंड अप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें टीवी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में वोट देने से रोक दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने डीएम के उम्मीदवार केआर पेरिया करुप्पन की याचिका पर हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सेतुपति की याचिका पर सुनवाई की। सेतुपति ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें बुधवार को होने वाले विश्वास मत में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। सेतुपति ने तिरुपथुर सीट से डीएमके नेता पेरिया करुप्पन को सिर्फ एक वोट से हराया था। पेरिया करुप्पन ने आरोप लगाया कि उनके पक्ष में पड़ा एक पोस्टल बैलेट गलती से समान नाम वाली दूसरी सीट पर भेज दिया गया। उनका कहना था कि अगर वह वोट गिना जाता तो नतीजा टाई हो सकता था। इसी आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश देकर सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में वोट डालने से रोक दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव विवाद लंबित रहने तक सेतुपति को वोट देने की अनुमति से सरकार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सेतुपति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह गलत बताते हुए कड़ी टिप्पणी की मांग की। सिंघवी ने सवाल उठाया कि शनिवार शाम दाखिल रिट याचिका पर रविवार को तत्काल सुनवाई कैसे हुई। डीएम के उम्मीदवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति का मामला है, इसलिए हाईकोर्ट ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि चुनाव नतीजे को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका कैसे दाखिल हो सकती है, जबकि इसके लिए चुनाव याचिका पर ही सही कानूनी रास्ता है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा, यह बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट खुद कहता है कि चुनाव याचिका उचित उपाय है, फिर भी रिट पर सुनवाई करता है। फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के उम्मीदवार को जवाब दाखिल करने का मौका देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वही मामले की ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर आदित्य सिंह। आदित्य, क्या जानकारी है आपके पास? आज सुप्रीम कोर्ट ने आर श्रीनिवास सेतुपति वर्सेस के आर पेरिया करुप्पन एंड अदर्स केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को रीअफर्म किया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी के अंडर इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करने के लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी है इलेक्शन पिटीशन, ना कि आर्टिकल 226 के अंडर रिट पिटीशन। मद्रास हाई कोर्ट ने जो खुद कह रहा है कि प्रॉपर रेमेडी इलेक्शन पिटीशन है, फिर भी रिट पिटीशन को एंटरटेन करके इंटरिम ऑर्डर पास किया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोशियस करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर ये इंटरिम ऑर्डर अलाउ कर दिया तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के लिए
बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर और ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स दोनों को स्टे कर दिया और रिस्पोंडेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का मौका दिया। फिलहाल मैटर सब जुडाइस है और आगे डिटेल हियरिंग होगी। ठीक है आदित्य, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने NMIMS कॉलेज की याचिका पर BCI से जवाब मांगा। NMIMS ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि लॉ छात्रों को सिर्फ कम अटेंडेंस के आधार पर परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हम उस आदेश को निलंबित नहीं कर रहे हैं, हम मामले की सुनवाई करेंगे, फैसला देंगे और कानून की सही स्थिति तय करेंगे, पीठ ने कहा। सुनवाई के दौरान NMIMS की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने अटेंडेंस की अनिवार्यता को ही बेमानी कर दिया है। हाईकोर्ट कहता है कि कभी भी अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, लोग कॉलेज जाना ही नहीं चाहते, मैं सोच रहा हूँ कि फिर हम कॉलेज क्यों गए, रोहतगी ने कहा। कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का असर ये हो सकता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सिर्फ रहने खाने की जगह बनकर रह जाए। आखिरकार कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को BCI के उन सर्कुलर को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया जिसमें लॉ छात्रों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, एक साथ दूसरी पढ़ाई, रोजगार की स्थिति और अटेंडेंस अनुपालन की घोषणा अनिवार्य की गई थी। यह याचिका NMIMS कॉलेज ने नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को सिर्फ अटेंडेंस कम होने के आधार पर परीक्षा देने या आगे की पढ़ाई जारी रखने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से छात्रों की ओर से मुकदमों की बाढ़ आ गई। छात्र कम अटेंडेंस के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं जिससे शैक्षणिक अनुसंधान और संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हो रही है। याचिका में ये कहा गया कि क्लासरूम टीचिंग कानूनी शिक्षा की बुनियाद है, खासकर 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम में जहां छात्र स्कूल के बाद सीधे कॉलेज आते हैं। दलील दी गई कि लेक्चर, ट्यूटोरियल, मूट कोर्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जगह इंटर्नशिप प्रतियोगिताएं एवं या अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियां नहीं ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पिरिचुअल रिजर्वेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जमीनों की कथित धोखाधड़ी से बिक्री की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव की निगरानी में SIT गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पुलिस को मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोका गया था। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अतुल S चंद्रकर की पीठ ने कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आरोपी को दमनकारी कदमों से बचाने के लिए अदालत विवेक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जांच एजेंसी को BNSS की धारा 193(3) के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने से रोकना मामले के तथ्यों में अनुचित था। यह मामला शिकायतकर्ता श्रीकांत ओझा की अपील से जुड़ा है। उन्होंने आरोपी राघवेंद्र प्रताप सिंह जो मेंबर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नोएडा सेक्टर 39 थाने में दर्ज FIR में जांच जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन रिट याचिका का फैसला होने तक जांच अधिकारी को पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विवाद स्पिरिचुअल रिजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है जो 1963 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। कोर्ट ने आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों और प्रबंधन नियंत्रण के अनाधिकृत दावों का इस्तेमाल कर अलग अलग राज्यों में सोसाइटी की जमीन बार बार बेची। सोसाइटी की संपत्ति के कथित धोखाधड़ी से हस्तांतरण को लेकर दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले से ही कई दीवानी और आपराधिक मामले लंबित हैं। पीठ ने कहा कि पहले की FIR और चल रहे मुकदमों के बावजूद कथित तौर पर संपत्तियां लगातार बेची जा रही थी, फिर भी उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर सोसाइटी की संपत्ति बेच दी। कोर्ट ने मौजूदा FIR में आरोपियों के खिलाफ आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह भरोसा गलत था। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रांजल कुलकर्णी का फैसला चार्जशीट दाखिल करने पर पूर्ण रोक का समर्थन नहीं करता।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण रूप से पीठ ने सोसाइटी के भीतर आंतरिक गुटिया विवादों को लेकर चिंता जताई, जिससे सार्वजनिक कल्याण के लिए रखी गई संपत्ति बर्बाद हो रही है। अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद उनका यह इरादा नहीं था कि समूह के भीतर टकराव झगड़ों में बदले और काफी मूल्यवान संपत्ति को उद्देश्य और मकसद के विपरीत अपने हित के लिए बेच दिया जाए, कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत में लेन ड्राइविंग की कोई अवधारणा नहीं है। कोर्ट सड़क सुरक्षा अनुपालन से जुड़े मामलों के एक समूह पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एस राजासीकरन बी यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट समय समय पर सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी करता रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा, आप इस देश में ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ड्राइवर लेन ड्राइविंग का पालन करे। इस देश में लेन ड्राइविंग की कोई अवधारणा नहीं है। ज्यादातर हादसे इसी वजह से होते हैं। लेन ड्राइविंग से हादसे काफी कम हो जाएंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने केंद्र से इस पहलू पर गौर करने को कहा। परिवहन वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस सुनिश्चित करें। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के मुद्दे पर कोर्ट ने एमिकस क्यूरी की दलीलों का संज्ञान लिया। एमिकस ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 125H का हवाला दिया, जो सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य करता है। एमिकस ने बताया कि यह सिस्टम समय पर आपातकालीन प्रतिक्रिया और यात्रियों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए दर्ज किया कि वर्तमान में 1% से भी कम परिवहन वाहनों में अनिवार्य ट्रैकिंग डिवाइस लगे हैं। इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे नियम 125H का सख्ती से लागू करें। नए और मौजूदा सार्वजनिक सेवा वाहनों में समयबद्ध और सत्यापन योग्य तरीके से वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट या धारा 66 के तहत परमिट किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन को तब तक ना दिया जाए जब तक ऐसी उपकरणों की स्थापना सत्यापित ना हो और वाहन एप्लीकेशन में दर्ज ना हो। कोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 तक पंजीकृत वाहनों में भी इस उपकरणों की रेट्रोफिटिंग और वाहन डेटाबेस के साथ अनुपालन निगरानी को एकीकृत करने का निर्देश दिया। जब यह सुझाव दिया गया कि निर्माताओं को खुद वाहनों में यह डिवाइस पहले से फिट करनी चाहिए, तो कोर्ट ने प्रस्ताव का स्वागत किया और केंद्र सरकार को देश भर के ऑटोमोबाइल निर्माताओं से बात कर उचित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। स्पीड लिमिटिंग डिवाइस पर कोर्ट ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 118 के संबंध में पहले के निर्देशों के बावजूद अधिकांश राज्यों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर गंभीर संज्ञान लिया। कोर्ट ने दोहराया कि निर्माता स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के लिए बाध्य है और राज्य सरकारों को वाहन और परिवहन पोर्टल के आंकड़ों के साथ नए व्यापक हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अब तक गठन न होने पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि 4 मई 2025 को 6 महीने का समय देने के बावजूद बोर्ड का गठन नहीं हुआ। इसे अंतिम अवसर बताते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि बोर्ड का गठन 3 महीने के भीतर किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और एप्पल को सख्ती से उन मोबाइल एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से जुड़े हैं और एप्पल के ऐप स्टोर व गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि वह देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने की अनुमति नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि गूगल और एप्पल जैसे इंटरमीडियरी न केवल शिकायत मिलने पर बल्कि ऐसे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अपलोड किए जाने के समय भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। ऐसे एप्लीकेशन की पहुंच को देखते हुए हमारा मानना है कि आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत इंटरमीडियरी को न केवल शिकायत मिलने पर बल्कि ऐसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की अनुमति देते समय भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी, कोर्ट ने कहा। इसलिए कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि ऐसे ऐप्स का प्रचार तुरंत रोका जाए और 2021 के आईटी नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। यह आदेश खंडपीठ ने रूबिका थापा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा
कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर कई ऐसे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो अश्लील सामग्री, अनैतिक देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, अवैध हथियारों के व्यापार और संगठित अपराध को बढ़ावा देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तन्मय मेहता पेश हुए और कहा कि ऐप्स ऐसी आपराधिक गतिविधियों से लाखों डॉलर कमा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा पेश हुए और याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन किया कि ऐसे ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से निपटने में इंटरमीडियरी की अहम भूमिका है, क्योंकि सरकार दुनिया भर में हर चीज को ब्लॉक नहीं कर सकती। इस तरह के खतरे को न्यायिक आदेश से रोका जाना चाहिए ताकि इंटरमीडियरी कुछ करे, एएसजी शर्मा ने कहा। आईएमडीबी की साख का दुरुपयोग, बोला सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सल सिटी स्टूडियोज की फिल्म पायरेसी के खिलाफ अंतरिम राहत दी है। कंपनी ने शिकायत की थी कि प्ले आईएमडीबी और स्ट्रीम आईएमडीबी जैसी बदमाश वेबसाइटें जैसे आईएमडीबी के नाम का दुरुपयोग कर फास्ट एक्स, F9, द फास्ट सागा एंड द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2 जैसी फिल्मों का अवैध रूप से स्ट्रीम कर रही हैं। यूनिवर्सल ने बताया कि आईएमडीबी एक वैध प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये साइटें उसके यूआरएल में फेरबदल कर यूजर्स को आईएमडीबी के असली टाइटल स्पेस से अपने अनाधिकृत प्लेटफॉर्म पर रिडायरेक्ट कर रही थी। पायरेट कंटेंट तक पहुंचाने के लिए निर्देशात्मक सामग्री भी दी गई थी। 8 मई को आदेश में जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये वेबसाइटें बिना अनुमति के कॉपीराइट फिल्मों तक पहुंच देकर यूनिवर्सल के अधिकारियों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने माना कि यह आईएमडीबी की साख का बेईमानी से फायदा उठाने और वैधता के बहाने यूजर्स को उल्लंघनकारी स्ट्रीम तक ले जाने का मामला है। इससे यूनिवर्सल को राजस्व की हानि और अपूरणीय क्षति हो रही थी। कोर्ट ने एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर इन वेबसाइटों को फिल्मों को होस्टिंग, स्ट्रीमिंग या पुनर्संपादन से रोक दिया। डोमेन नेम रजिस्ट्रार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 72 घंटे में प्ले आईएमडीबी, स्ट्रीम आईएमडीबी और अन्य साइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही रजिस्ट्रार को पायरेसी चलाने वालों का केवाईसी, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे विवरण यूनिवर्सल को देने को कहा गया। डीओटी और MEITY को इंटरनेट प्रदाताओं को ब्लॉकिंग अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने यूनिवर्सल को नई पायरेसी साइटों पर भी यह निषेधाज्ञा बढ़ाने की छूट दी। डोमेन रजिस्ट्रार और ISP को यूनिवर्सल द्वारा बताई गई किसी भी नई बदमाश वेबसाइट को तुरंत ब्लॉक या फिर निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। छियालीस साल पुराने चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। प्रयागराज कचहरी परिसर में दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 दोषियों का जीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीया की अदालत ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने विजय मिश्रा, संतराम बलराम और जीत नारायण को दोषी करार दिया था। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक VK सिंह, ADGC सुशील कुमार वैश्य और सहायक अधिवक्ता संजीव कुमार यादव की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन के मुताबिक नवाबगंज के हथीगवा गांव निवासी श्याम नारायण पांडे ने कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके भाई प्रकाश नारायण पांडे 11 फरवरी 1980 को दीवानी परिसर में जमानत कराने आए थे। चाय की दुकान पर बैठे दौरान पीछे के रास्ते से पहुंचे आरोपियों ने असलों से हमला कर दिया और प्रकाश नारायण पांडे के सीने में गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से कचहरी परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना में कई लोग घायल हुए थे। गंभीर हालात में प्रकाश नारायण पांडे को स्वरूपानी नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। करीब 46 साल बाद आए इस फैसले को प्रयागराज के चर्चित आपराधिक मामलों में अहम माना जा रहा है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि लेवल कोर्ट का क्या कार्यक्षेत्र क्या होता है।
आज हम बात करते हैं लेबर कोड और उनके जुरिडिक्शन की। इंडिया में लेबर कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर स्टैब्लिश किए जाते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत लेबर कोड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यह कोड एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच डिस्प्यूट डिसाइड करती है, जैसे इलीगल टर्मिनेशन, डिसमिसल, वेजेस, रिट्रेंचमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन और सर्विस कंडीशन। सेक्शन 10 गवर्नमेंट को पावर देता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेबर कोड को रेफर करे। वही सेक्शन 33C सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर को अपनी प्री एग्जिस्टिंग ड्यूज या बेनिफिट रिकवर करने की रेमेडी देता है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 33C सबसेक्शन 2 को इंटरप्रेट करते हुए इलाहाबाद बैंक वर्सेस आर एस सैनी केस में ऑब्जर्व किया है कि लेबर कोड सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड राइट का कंप्यूटेशन या रिकवरी कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्प्यूटेड क्लेम जैसे रिटायरमेंट के बाद टीए, डीए एंटाइटलमेंट का एजुडिकेशन सेक्शन 33C सबसेक्शन 2 के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोविजन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की तरह लिमिटेड जुरिडिक्शन देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो लेबर कोड सिर्फ वही मॉनेटरी बेनिफिट कैलकुलेट कर सकता है जो पहले से रिकॉग्नाइज, एडमिटेड, सेटल हो या किसी अवार्ड, सेटलमेंट या स्टैट्यूटरी प्रोविजन से क्लियरली अराइज करता हो। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.